तो जेनजीज और सोशल मीडिया कैसे देखते हैं आप, इन कितना इम्पैक्ट है इन पे? कुछ सकारात्मक भी है या दुष्प्रभाव ही है, क्या कुछ है? आज की टाइम पे जैसे हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहाँ पे एआई यहाँ पे आपका बहुत काम को, जो डिफिकल्ट टास्क आपके होते थे उसको इजी बना रहा है। वेयरएज अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एआई ही ऐसा एक हमारे पास टूल है या फिर टेक्नोलॉजी है जो कि आप ही की चीज़ों को गलत तरीके से सामने प्रेजेंट कर सकता है, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मम्मी की कुछ एक वीडियो भी एआई के थ्रू जो है जनरेट की गई है, उस पर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इंस्टाग्राम अकाउंट आप बनाते हैं, बनाने के बाद जो आप किसी भी तरह का फोटो वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं, तो कई बार पीयर प्रेशर में आके आपने देखा एक लड़की का अकाउंट है, उसमें उसने कुछ फोटो वीडियोस डाली, उसके ऊपर उसको 10,000 फॉलोवर, 5,000 लाइक्स इस तरह के मिल जाए। अब ऐसे ही फोटोज वीडियोस का इस्तेमाल मॉर्फिंग के जरिए, डीप फेक के जरिए उनको बाद में ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। मेरे खुद के सर्कल में ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। कई तरह की साइबर सिक्योरिटी में सीधे पैसे भी निकल जा रहे हैं, मतलब साइबर फ्रॉड में, तो इस साइबर फ्रॉड में जो निकल जा रहे हैं उसमें कैसे सिक्योरिटी रखें, क्या रखें? अगर मैं मैम के फ़ोन में इंस्टॉल करूँगा तो इनके फ़ोन में जितनी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, माइक है, इवन जब वो फ़ोन चला रहे हैं तो उनका जो कैमरा है मैं वो तक हैक कर सकता हूँ। कि ऑनलाइन शॉपिंग के जो डब्बे होते हैं उससे भी किस तरह से हैकिंग हो जाती है, और महिलाएं मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो कैसे होती हैं और कैसे बचें? एस्ट्रोटॉक ऐप पे कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है, या मैट्रिमोनियल ऐप्स पे कैसे चल रहा है, ये सब बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। बच्चों के लिए कई इस तरह के गेम है जिन्हें खेलने के बाद वो एकदम से हिंसक बन जाते हैं, मारने लग जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे कौन कौन से गेम है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? आप जैसे ही कमरे में आते हो तो बच्चा एकदम से लैपटॉप बंद कर लेना, फ़ोन बंद कर लेना, या फिर जैसे अगर वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, जैसे ही एंटर होते हो अपने कमरे में तो आपसे ये सडनली बात कर देना, ताकि उस सामने वाले को इंडिकेटर दे रहा है कि हाँ मेरे पास अभी कोई है। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंटवार्ता में। तो जैसा कि कहते हैं कि युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे नेपाल में युवाओं ने सत्ता पलट कर दी, और ब्लॉग्ड सोशल मीडिया से भ्रष्टाचार तक अलग अलग मुद्दों पे पहुंच गया यह आंदोलन, और लास्ट में आखिरकार वहाँ सत्ता पलट हो गई। तो ये जो विशेष इसमें नाम उभर के आ रहा है वो आ रहा है जेनजीज का। जेनजीज ने ये प्रोटेस्ट किया और ये सब हो गया वहाँ पे। और अगर हम जेनजीज की बात करें तो ये जो जनरेशन है, कोई इसको कंफ्यूज जनरेशन बता रहा है, कोई इसको सोशल मीडिया से इसका गहरा नाता बता रहा है, क्योंकि ये जनरेशन ऐसी है जिसके टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चला, सोशल मीडिया के साथ साथ ये पैदा हुई, बड़ी हुई, सब कुछ तो सोशल मीडिया से इसका गहरा नाता है। तो मुझे लगता है इस समय देश में जो उठापटक चल रही है, सब चल रहा है, जेनजीज और सोशल मीडिया का जो गहरा नाता उभर के सामने आ रहा है, उस पर क्यों ना किसी साइबर एक्सपर्ट से बात की जाए। तो उत्तराखंड की नौनी ने आज अपने भेंट वार्ता सेगमेंट में बुलाया है राहुल कुमार जी को, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और इस फील्ड में 8 सालों से बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारे इस पॉडकास्ट में भेंट वार्ता सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी मैडम। एंड मैं नमस्ते करना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। तो राहुल जी, शुरुआत करते हैं, आएंगे हम जेनजीज पे। आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, किस किस के साथ आप साइबर सिक्योरिटी पे काम कर चुके हैं? देहरादून पुलिस या कुछ और लोग, क्या कुछ है? मैं पिछले 8 साल से साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग मैंने एज अ ट्रेनर करी थी, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बेसिकली। किस चीज़ की? यहाँ पे मतलब साइबर सिक्योरिटी में अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं। तो यहाँ पे एथिकल हैकिंग एक बहुत पॉपुलर डोमेन है उसका, तो उसकी ट्रेनिंग से मैंने स्टार्ट करा था। और अभी रिसेंटली जो उत्तराखंड का साइबर सेल है, वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। वहाँ पे कुछ बच्चे आ रखे थे इंटर्नशिप्स के लिए, तो वहाँ से इन्विटेशन आया था, तो वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। या फिर जो अदर स्टेट की पुलिस एजेंसीज हैं साइबर क्राइम की, तो उनके जो वहाँ पर केसेस आते हैं तो उसको सॉल्व करने में उनकी हेल्प करना। तो इसमें मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। अभी जो मेरा मेन प्रोफेशन है, मैं अभी यूपीएस में यूनिवर्सिटी में हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइबर सिक्योरिटी। वहाँ पे अपने सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आपने देखा कि पूरा एक बड़ा आंदोलन चला नेपाल में, और उसके बाद तो सभी लोग डर गए कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और जेनजीज जो है, ये जनरेशन जो है, ये वाकई में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है इन सब चीज़ों में। तो जेनजीज और सोशल मीडिया कैसे देखते हैं आप, इन कितना इम्पैक्ट है इन पे? कुछ सकारात्मक भी है या दुष्प्रभाव ही है, क्या कुछ है?
देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले जब हम जेन ज़ीस की बात करते हैं, जनरेशन जी, या फिर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो जेन ज़ी जैसे आप सभी को पता है कि एक वो जनरेशन थी जहाँ पे मोबाइल फ़ोन होना किसी के घर में बहुत रेयर चांस होता था। लेकिन आज के टाइम पे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। इनफैक्ट अगर आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 मेंबर के पास आपके मोबाइल फ़ोन होगा। इन सम केसेस आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास भी आपके पास मोबाइल फ़ोन्स रहते हैं। तो आज के जो जनरेशन है, यानी कि आज के टाइम पे जो बच्चे हैं, वो जब बड़े होते हैं तो उनको फ़ोन ही हर जगह नज़र आता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी जब बड़े हो रहे हैं तो वो उनको फ़ोन ही दे देते हैं। अगर बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है ना, वो उसको फ़ोन ही देते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए। तो वहीं से उसको एडिक्शन हो जाता है इन चीज़ों का। एंड जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, दैन उसको पता चलता है सोशल मीडिया के बारे में। स्पेशली नाउ डेज़ इंस्टाग्राम, जो कि एक हमारे पास बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। सेकंड इज स्नैपचैट, जिसका इस्तेमाल बेसिकली जो जेनजी हैं वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इन चीज़ों को शेयर करने को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि आज की टाइम पे जैसे हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहाँ पे एआई यहाँ पे आपका बहुत काम को, जो डिफिकल्ट टास्क आपके होते थे उसको ईजी बना रहा है। वेयरएज अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो एआई ही ऐसा एक हमारे पास टूल है या फिर टेक्नोलॉजी है जो कि आप ही की चीज़ों को गलत तरीके से सामने प्रेजेंट कर सकता है, जिसका इस्तेमाल आज की डेट में हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। जी जी जी। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मम्मी की कुछ एक वीडियो भी एआई के थ्रू जो है जनरेट की गई है, उस पर भी काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो क्या कुछ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए अभी जिस न्यूज़ की आप बात कर रहे हैं इसको डीप फेक कहा जाता है। डीप फेक का मतलब होता है मैं आप ही की पिक्चर का इस्तेमाल किसी फ़ोटो या किसी वीडियो में मॉर्फिंग के द्वारा उस नई वीडियो को जनरेट कर सकता हूँ और सामने वाले को लगेगा कि ये ओरिजिनल वीडियो है। जैसे कि रश्मिका मंदाना, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नाम था साउथ की एक्ट्रेस, जिनका एक ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी और लेडी के फेस पे उनका फेस हमने ऐड कर दिया था बेसिकली हैकर्स ने। तो वो डीप फेक का एक मामला था एंड डीप फेक में बहुत ही स्ट्रिक्ट है इंडियन लॉ। तो अगर किसी भी तरह का आपकी कोई फोटो का गलत इस्तेमाल करता है, अगर आप भी किसी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हो, तो वी हैव अवर ओन पोर्टल इन गवर्नमेंट जिसका नाम है cybercrime.gov.in। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है भारत सरकार की जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे केसेस को रिपोर्ट करने के लिए। इसमें खास बात यह है कि अगर आप लड़की हो, विमेन हो, और या कोई छोटा बच्चा है, अगर इनको किसी भी तरह का साइबर क्राइम इनके साथ हो जाता है तो यहाँ पे आप कई बार, अगर आपके संग कोई साइबर क्राइम होगा तो आप कई बार डरोगे कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, है ना। आप अपनी आइडेंटिटी कहीं पे पुलिस में आप एफआईआर अगर दर्ज करने जाते हो तो आप नहीं चाहते आपका नाम सामने हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे दिया गया है भारत सरकार ने कि आप अनोनमस कंप्लेन कर सकते हो, यानी कि बिना अपनी जान पहचान बताए, बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे आप एक कंप्लेन डाल सकते हो। ये, लेकिन ये जो फीचर है ये सिर्फ उसके लिए है जो कि विमेन, गर्ल्स एंड बच्चों के लिए। अगर कोई मेल है उस पर किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है तो वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील करके आप इस तरह के रिपोर्ट कर सकते हो। आपने अभी विमेन, बच्चों की बात करी दी, तो आ जाता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आजकल साइबर में किस किस तरह के क्राइम चल रहे हैं, कैसे उनको हैकर्स या कोई भी फंसा रहा है इस जाल में? देखिए एक रिसेंटली स्टडी हुई थी, अभी जितने भी सोशल मीडिया हमारे पास हैंडल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑडियंस जो है, या फिर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स जिनके बन रहे हैं वो है हमारे पास लड़कियां। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ इनके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अकाउंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसी का जो फ़ायदा है वो हैकर्स ऐसे उठा रहे हैं कि लड़कियों के ही नाम के फेक प्रोफाइल बना रहे हैं, तो सामने उन लोगों को लगेगा कि लड़की का ही प्रोफाइल है, लेकिन मेनली वो पूरे फॉर्ज प्रोफाइल्स होते हैं जो कि हैकर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों के बारे में आप बात करना चाहूँगा। पहला तो ये कि जो जेन्युइनली जो लड़कियाँ जिनका अकाउंट है, वहाँ पे जो किसी भी तरह का इंस्टाग्राम अकाउंट आप बनाते हैं, बनाने के बाद जो आप किसी भी तरह का फ़ोटो वीडियो यहाँ पे डाल रहे हैं, तो कई बार पीयर प्रेशर में आके आपने देखा एक लड़की का अकाउंट है, उसमें उसने कुछ फ़ोटो वीडियोस डाली, उसके ऊपर उसको 10,000 फॉलोवर, 5,000 लाइक्स इस तरह के मिल जाए। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ चंद फॉलोवर्स के लिए, कुछ लाइक्स के लिए यहाँ पे
कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने पर्सनल फोटोज ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। अब ऐसे ही फोटोज वीडियोस का इस्तेमाल मॉर्फिंग के ज़रिए, डीप फेक के ज़रिए उनको बाद में ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। और वो किस हद तक जा सकता है ये हमने अपने रिसेंटली जो हमने न्यूज़ में देखा है ना, ये आपको चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरा यहाँ पे केस आता है कि जो हैकर्स होते हैं वो ऐसी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करते हैं फेक प्रोफाइल्स बनाने के लिए। अब फेक प्रोफाइल जब वो रेडी करते हैं तो बहुत पॉपुलर केस यहाँ पे मुझे याद आ रहा है जो कि है वीडियो कॉल स्कैम। वीडियो कॉल स्कैम में बेसिकली क्या होता है, आपने जो ऐसी लड़कियों की फ़ोटोज़ जिन्होंने लड़कियों ने अपलोड करी इंस्टाग्राम पे पीयर प्रेशर में आके, हमने वो फ़ोटो अपने एक फ़ेक अकाउंट पे अपलोड कर दी। अपने अकाउंट से लेट्स से आप एक लड़का हो, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ। रिक्वेस्ट भेजने के बाद आप जैसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे वहाँ पे आपको ओरिजिनल लड़की की ही फ़ोटो नज़र आएगी जो मैंने किसी दूसरी लड़की के अकाउंट से निकाली थी। थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करूँगा इंस्टाग्राम पे और आपको बोलूँगा कि व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ। नंबर शेयर करने के बाद आपके उस व्हाट्सएप पे एक वीडियो कॉल स्टार्ट होता है। वीडियो कॉल पे आप स्टार्ट करोगे तो आपको सामने एक लड़की दिखेगी जो कुछ इनएप्रोप्रिएट एक्शंस वहाँ पे करेगी। देन वो फिर आपको बोलेगी कि इंड्रेस योरसेल्फ। तो जैसे आप खुद को इंड्रेस करोगे तो वो आपका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगा कि मैं इस पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर का नाम, मेरा नाम ये है और मैं आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं आपकी इस वीडियो को कहीं पर अपलोड करूँ और आपके घर आके आपको अरेस्ट करके लेके जाऊँगा। अब जो मासूम लोग होते हैं वो 5,000 10,000 के चक्कर में चलो ठीक है यार 5,000 दो और काम खत्म करो। जैसे ही आप 5,000 देते हो आपको एक कॉल आता है कि मैं मीडिया एजेंसी से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये पूरा जाल है, ये पूरा एक लूप बनता जाएगा। देन मीडिया एजेंसी का आता है कि मैं एक यूट्यूब मैनेजर बात कर रहा हूँ, आपका वीडियो मिला है, पैसे दो अदरवाइज वीडियो अपलोड कर देंगे। आपने एक बार पैसे दिए, 2 बार पैसे दिए, 3 बार पैसे दिए। जो ये पैसे स्टार्ट होते हैं 2-4 हज़ार मांगने से, ये एंड होता है 1,00,000 1.5 लाख रुपए में। मेरे खुद के सर्कल में ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अगर कभी भी आप कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो फंस जाए इन केस में, इसको हनी ट्रैप बोलते हैं क्या? ये हनी ट्रैप इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप ऐसे किसी जाल में फंस जाएं तो उसका सबसे मेन आपको यही करना है कि पहले तो आपको, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, सबसे पहले अपना अकाउंट जो भी है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, वेदर इट्स फेसबुक, जो भी है, उसका जो फ्रेंड लिस्ट है उसको आप प्राइवेट करिए। प्राइवेट करने के बाद आपका अकाउंट कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट करिए। उस थर्ड ऑप्शन में आपको ये करना है कि आपको 1 रुपए भी किसी स्कैमर को नहीं देने। बेसिकली ये आपको फायदा उठाते हैं आपके डर का। आपको डराएंगे, उनको देखेगा सामने वाला पर्सन डर रहा है, या आपको और डराएंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इससे बचा जा सकता है। कई तरह की साइबर सिक्योरिटी में सीधे पैसे भी निकल जा रहे हैं, मतलब साइबर फ्रॉड में, तो इस साइबर फ्रॉड में जो निकल जा रहे हैं उसमें कैसे सिक्योरिटी रखे, क्या रखे? सबसे पहली चीज इसमें होती है कि जो हमारे पास लोन एप्लीकेशंस होती हैं, भारत सरकार टाइम टू टाइम पे चाइनीज लोन एप्लीकेशंस को बैन करती है। लेकिन अगर फिर भी आप कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं तो पहले तो आपको बचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, बिहाइंड द सीन जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप उसको परमिशन देते हो। परमिशन जैसे कि कैमरा की परमिशन, आपकी गैलरी की परमिशन, आपके वॉइस की, ऑडियो की परमिशन, आपके माइक की परमिशन, आप बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता अलाउ करने के साथ ही वो एप्लीकेशन के पास आपके सारे डेटा का एक्सेस हो जाता है। किसी और पॉडकास्ट में आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से, अगली बार नेक्स्ट टाइम जब भी होगा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, अगर मैं मैम के फ़ोन में इंस्टॉल करूंगा तो इनके फ़ोन में जितनी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, माइक है, इवन जब वो फ़ोन चला रहे हैं तो उनका जो कैमरा है मैं वो तक हैक कर सकता हूँ। वो हम किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे एप्लीकेशन से आपको बचना चाहिए, परमिशन देने से पहले बचना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इस जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो उसकी रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है। और कभी भी, ये बात ध्यान सुनिएगा, कभी भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं करने। जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर से, अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो iOS स्टोर से ही उसको डाउनलोड करें। कभी कोई एप्लीकेशन गूगल से, मोजिला ऐसे सर्च करके इंस्टॉल ना करें। अच्छा, एक जो है महिलाएं ही ज़्यादातर इसकी शिकार हो सकती हैं, क्योंकि जो मैं मामला बोल रही हूँ, अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग के जो डब्बे होते हैं उससे भी किस तरह से हैकिंग हो जाती है, और महिलाएं मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो कैसे होती हैं और कैसे बचें? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। एंड मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिन में हमारे पास अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन सेल, ये शुरू होने क्योंकि त्यौहार आने वाले। अब हुआ क्या, लेट्स से मैं मीशो का इस्तेमाल करता हूँ, अगर कुछ मैंने प्रोडक्ट खरीदा क्योंकि वहाँ सस्ता ही मिलते हैं तो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं, है ना। तो जो मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मैंने यहाँ से कोई प्रोडक्ट परचेज करा,
उसका डब्बा मेरे पास आया। एक्साइटमेंट इतनी होती है, हम डब्बा ऐसे फाड़ते हैं और प्रोडक्ट निकाला, डब्बा फेंक दिया, या किसी हमने कबाड़ी को दे दिया, किसी को दे दिया ना, वहाँ पे हमने डब्बा वगैरह हमने दे देते हैं। अब होता क्या है, जो स्कैमर्स होते हैं, अब इस प्रिंटेड जो आपका डब्बा होता है इसके अंदर एक स्लिप होती है, आपने कई बार नोटिस करा होगा, ऊपर तो एक प्रिंट लेबल लगा रहता है, उसके अंदर आपका बिल होता है, आप बिल भी फेंक देते हो और ऊपर का जो लेबल होता है वो भी फेंक देते हो। अब होता क्या है, स्कैमर्स ऐसे बॉक्सेस को कलेक्ट करते हैं, ऐसे रिसीट्स को कलेक्ट करते हैं। अब मैं चलो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक बॉक्स आपने खरीदा है, पेंसिल बॉक्स, ठीक है, उसका एक आपने अमेज़न से खरीदा, उसका आपको बिल मिला होगा, उस बॉक्स के अंदर होगा और बाहर एक लेबल रखा होगा, आपने डब्बा फेंक दिया। मैं हूँ स्कैमर, नॉट इन रियलिटी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी बने हुए हैं। मैं हूँ एक स्कैमर। मैंने आपकी डिटेल पढ़ी, नाम नलिनी गोसाई, पता ये, फोन नंबर ये, और क्या ऑर्डर किया था, ठीक है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। आफ्टर फ्यू डेज, लाइक 7-8 के दिन के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, मेरी बात नलिनी जी से हो रही है? हो रही है। आपने 7 दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था? हो रहा था। आपका पता ये है, फोन नंबर ये है। ये मैं आपको आपका कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूँ। आपको लगेगा यार बंदे क्या, उसने सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ, कस्टमर केयर से। अब क्योंकि आपने 7 दिन पहले बाय करा था, तो हमारे एक सेल चल रही है, बिग बिलियन सेल, या फिर कोई भी सेल का नाम बेसिकली स्कैमर्स लेते हैं। अब इसके तहत आपको यहाँ पे 200 रुपये का वाउचर फ्री मिल रहा है। तो इसको क्लेम करने के लिए मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाके क्लेम कर सकते हो। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका फोन वहाँ पे हैक हो जाता है। तो ऐसे स्कैमर्स लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। मतलब मुझे लगता है लालच में फंस के इंसान हमेशा मरता है, इन रियल लाइफ भी और इन साइबर लाइफ भी, सभी जगह। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब जितनी भी सेल्स आने वाली है भाई, सब में सामान लोगे तो डब्बे ऐसे मत फेंक देना, बिल्कुल, या तो यूज करना या अच्छे से उनके टुकड़े करके उन्हें भेजना, बाहर फेंकना। अच्छा, एक हमारी और बात हो रही थी, एस्ट्रो टॉक ऐप पे कैसे फर्जीवाड़ा चल रहा है, या मैट्रिमोनियल ऐप्स पे कैसे चल रहा है ये सब। देखिए, जितनी भी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं, बहुत चल रही है आजकल, और सब पूछते हैं हमारी शादी कब होगी, ये कब होगा, यही ऐड चलते हैं उनके दिन भर। देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से बिजनेस मॉडल है इनका। पहला तो जो जेन्युइन एप्लीकेशन है एस्ट्रोलॉजी की, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि शुरुआत के 1 मिनट फ्री हैं, 2 मिनट फ्री हैं, आप फ्री, और वहाँ पे मिनट भी मेंशन नहीं होते हैं। जनरली वहाँ पे ये होता है कि पहली चैट फ्री है, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, पहली चैट वो कभी भी फ्री नहीं होती है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एस्ट्रोलॉजी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपने स्टार्ट करा वहाँ से पूछना। पहले तो आप सेलेक्ट करोगे कौन से ज्योतिषी से आपको पूछना है, कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जिससे आपको सवाल करना है। वहाँ पे उनका पूरा प्रोफाइल आती है मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स की। फॉर एग्जाम्पल, आपने अंकित नाम का कोई एस्ट्रोलॉजर है, आपने अंकित को सिलेक्ट करा, आपने पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपने कहा, या फिर मेरी जॉब नहीं लग पा रही है, तो वहाँ से वो कनेक्ट होने में टाइम लेता है। और यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है 1 मिनट का, कि आपको पहला 1 मिनट फ्री मिला है। तो वो क्यूरियोसिटी में आके देखता है कि यार 1 मिनट होने वाला है, जल्दी जल्दी कोई आए, ठीक है। इतने में जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट होते हैं, एक नया एस्ट्रोलॉजर आता है, बोलता है कि हाँ मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो बंदा अपने प्रॉब्लम जब तक लिखता है, उसके 20 सेकंड और चले जाते हैं, ठीक है, बचे उसके बाद 40-30 सेकंड बच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वो प्रॉब्लम बताता है और सामने उसको रिप्लाई आना शुरू होता है, वो बताता है कि आपका जो टाइम है खत्म हो चुका है। और उसको लगता है यार वो बात आधी रह गई है। अब कोई भी इंसान होगा, मैं आपको, अगर ये पॉडकास्ट भी हम अधूरा छोड़ के चले जाएं तो आपको लगेगा यार क्या बोल रहा था वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अधूरी में तो अब होगा क्या, उसने आधी बात अधूरी छोड़ दी, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, वो क्या बोल रहा था। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, आप रिचार्ज करा सकते हो, 50 रुपए का रिचार्ज, 100। अब ऐसे जैसे हमने हनी ट्रैप समझाया था आपको कि पहले आप 1000 दोगे, फिर 5000 दोगे, ऐसे ही यहाँ पे पहले 50 का रिचार्ज, 100 का रिचार्ज। तो ऐसे पूरा इनका बिजनेस मॉडल काम पूरा करता है, फंसाते चले जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा मैं बात करता हूँ जहाँ भी जो साइबर क्राइम्स हो रहा है, वो हम मैट्रिमोनियल साइट्स पे, शादी.com एंड ऐसे कई, आई थिंक कोई बहुत सारी साइट्स है हमारे पास। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं खुद को एक हैकर समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी शादी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं और आपने अपनी प्रोफाइल शादी.com पे बनाई है। मैं एक स्कैमर हूँ जो कि इंडिया में किसी गांव में बैठा हुआ हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, और क्योंकि AI है तो मैं वहाँ पे ऐसी इमेजेस जनरेट कर सकता हूँ जो आपको लगेगी बिल्कुल असली लड़का है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद आपसे मेरा कनेक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ और मैं कुछ टाइम तक आपसे बात करना स्टार्ट करूँगा। 1 महीना बात हुई, 2 महीना, 3 महीना, और मैंने प्रोफाइल में लिख रहा है कि मैं NRI हूँ, मैं कनाडा रहता हूँ। और जब कुछ महीने के बाद मैंने आपको कुछ गिफ्ट्स भी भेजे, गिफ्ट्स भेजने के बाद आपको और कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार जेन्युइन बंदा है, गिफ्ट्स भेज रहा है, ठीक है। 1 साल के बाद आपको कॉल आता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, एयरपोर्ट पे मैं आपके लिए। ये चीज़ तो व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं महिलाओं से लोग आजकल, इस तरह के ना, कई लेडीज से भी मैंने इस तरह की चीज़ें सुनी है। ये जो मामला है ये स्पेशली
लेडीज के साथ, और जो ज्यादा एज की लेडीज है, हाँ, फीमेल उनके है, साथ उनके बहुत हो साथ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत वो हो बोल रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पे हैं, मैं आपके लिए ये 10 लाया लाख का हार लेके आया हूँ। हाँ, अब exactly, पर सुना उसको है। क्लियर करने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज आप जब भी कोई आप बाहर देश से आते हो तो आप कस्टम देना पड़ता है, अगर वो उनके रेंज से ऊपर जा रहा है तो वहां बोला कस्टम देना पड़ेगा। यार एक काम करो, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं इनको पे करके कस्टम देके और मैं जैसे ही बाहर आऊंगा आपको पैसे दे दूंगा। और वो क्योंकि अब दिमागी तौर पे उन्हें इतना फंसा चुके होते हैं बिल्कुल। कि उन्हें यकीन भी हो जाता है। और ये जो स्कैम होता है, ऐसा नहीं कि मैंने आज स्टार्ट करा कल स्कैम कर दिया, ये महीनों से चल रहा होता है। महीनों से चल रहा होता है। हाँ। एक कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट गेन करते हैं सामने वाले को। Exactly. वो लड़की बेचारी भोली भाई लड़की, महिला, उसको 1-1.5 लाख जितने भी रिक्वायरमेंट देती उसकी है। वो देती है, सडनली उसका फोन स्विच ऑफ। तो फिर ये पता लगता है हो रहा फंस गई। बिल्कुल। एग्जैक्टली क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये मैंने कई महिलाओं से सुनी है कि फॉरेन से फ़ोन आता है ऐसे, और वो मेरे लिए गिफ्ट भिजवाने वाला है, वो तो सीधे लाखों की बात करता है। तो मेरे को तो यकीन नहीं होता। मैं बोलती हूँ भाई ऐसे कैसे कोई लाखों रुपए तुम्हें बिना, वहाँ कमी है क्या? अगर विदेश में बैठा है तो यहाँ भेज रहा है, बिल्कुल वो भी अधेड़ उम्र की औरतों के लिए। बिल्कुल। तो खैर जो भी है, ये इस तरह के जाल में ना फंसें। अपने अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी देख ले, शादी करनी है कुछ भी, तो इतने दूर ना जाए कम से कम। ऐसे जाल में फंसने से तो अच्छा ही है उसे पकड़ तो सकोगे कल की डेट में। बिल्कुल। अच्छा, एक गैमलिंग की भी बात चल रही थी, गैमलिंग ऐप का आप बता रहे थे कि उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। गैमलिंग एप्लीकेशंस में कैसा रहता है, आप जैसे अभी ड्रीम 11 है या फिर कई तरह के एप्लीकेशंस हैं, रिसेंटली भारत सरकार ने बैन कर दिया सभी तरह की गैमलिंग एप्लीकेशंस को, लेकिन कई एप्लीकेशंस जो कि हम गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे सट्टा, इसको अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो सट्टा लगाया जाता है। कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, जब उन एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करते हो ना, तो पहले टाइम पे तो वो आपको पैसा दे देगी। आपने कोई गेम पे पैसा लगाया, उसमें तुरंत आपको 1000-1500 आएगा, और एक गारंटीड है पैसा मिलेगा ही मिलेगा फर्स्ट टाइम पे। उसको लगेगा यार 1000-1500 आ गए, तो और भी थोड़े पैसे और डालता हूँ। जैसे ही आप पैसे डालोगे, वो 1000-1500 के साथ आके 500 और कट गए, 2000 गए। अब उसको लगेगा यार चलो वापस ले 2000 रिकवर तो करनी है मुझे, तो मैं चलो 500-1000 रुपए और डाल देता हूँ, और डाले, वो पैसे और कट गए। अब जब तक उसका पैसा रिकवर नहीं हो जाएगा, वो तब तक पैसा डालता रहेगा। वही तो जुआ ऐसे ये पूरा लूप यहाँ पे बनाया जाता है। वही तो जुआ है जो पहले साथ बैठ के सब ताश या उसके थ्रू खेलते थे, अब वो ऑनलाइन खेल रहे हैं। बिल्कुल। अपने अपने यहाँ से वहाँ से। अच्छा, बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। बच्चों के लिए कई इस तरह के गेम है जिन्हें खेलने के बाद वो एकदम से हिंसक बन जाते हैं, मारने लग जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे कौन कौन से गेम है, उनसे कैसे बचा जा सकता है? जैसे बहुत ही पॉपुलर गेम है BGMI, है ना, पबजी जो आप बोलते हो, या फिर फ्री फायर जो है बेसिकली। अब ये होते क्या है इन गेम में, आपको मेनली, मैं तो गेम ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, लेकिन इस यहाँ पे क्या होता है, आपके पास गन होती है, आपको दुश्मन होते हैं, उनको मारना होता है, तो यहाँ से एक आपके सब कॉन्शियस परिवर्तन तक करा रहे हैं गेम में। बच्चों के बच्चे नमाज पढ़ने लग गए, अच्छे धर्म परिवर्तन हो गया, या फिर आपके शादी के लिए झांसे में लेना, है ना, जिहाद जिसको हम बोलते हैं, लव जिहाद हो गया, वो चीजें हो गई। और अभी कोविड में एक ऐसा मामला आया था, एक 9th और 10th क्लास का बच्चा था दिल्ली में, वो इस तरह का ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई गेम खेल रहा था। वो बच्चे को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था कि वो बच्चा काठमांडू में जाके मिला था। वो दिल्ली से निकल के खुद से अकेला चला गया काठमांडू। उसको ये बोला गया था कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सुपर पावर्स देंगे, एक 9-10 क्लास के बच्चे को। अब उसके अंदर इतना दिमाग तो नहीं होता, उसको लगेगा हाँ कुछ ऐसे सुपर पावर्स मिल जाएंगी जो कि गेम्स में मौजूद हैं। देन फिर वहां पर स्टार्ट होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सटॉर्शन, इस तरह के क्राइम्स। तो भाई कैसे बचा जाए, किस किस तरह के गेम में पेरेंट्स क्या ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ेगी कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपका बच्चे का प्राइवेट कमरा है, आप जैसे ही कमरे में आते हो तो बच्चा एकदम से लैपटॉप बंद कर लेना, फोन बंद कर लेना, या फिर जैसे अगर वो किसी से फोन पे बात कर रहा है, जैसे ही एंटर होते हो अपने कमरे में, तो आपसे ये सडनली बात कर देना, ताकि उस सामने वाले को इंडिकेटर दे रहा है कि हाँ मेरे पास अभी कोई है। ऐसी अगर चीज़ें आपके सामने हो रही हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपको पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना है अपने बच्चों के स्मार्टफोन्स में। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आप मॉनिटर कर सकते हो आपका बच्चा किस टाइम कौन सी एप्लीकेशन देख रहा है, कब तक फ़ोन चला रहा है, कितना स्क्रीन टाइम है। ऐसी एप्लीकेशंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नया आया है बच्चों के लिए और कुछ अपडेट? अभी तो फिलहाल यही है, बाकी कुछ ऐसे हैं लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर कोई यूज़ कर सके, क्योंकि वो पेड होते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा बातें करके लड़कियों से, छोटी छोटी बच्चों से उनके धर्म परिवर्तन भी कराए जा रहे हैं, या वो भगा ले रहे हैं उन्हें अपने साथ ना। कैसे सिक्योरिटी रखी जाए? बेसिकली यहाँ पे वही है कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा, जैसे कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैक्सिमम लोग, मैं उम्मीद करूँगा वो पॉडकास्ट देखें और चीज़ों को समझें, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है इंडिया में।
यहाँ पे लोग देखते हैं ज़्यादातर रील्स जहाँ पे उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लेकिन वो इस तरह की चीज़ें बहुत कम देख रहे हैं। तो अवेयरनेस की कमी की वजह से ही हो रहा है। तो वहाँ ज़रूरी है कि आप जैसे हमारे जैसे लोग इस पर जितना ज़्यादा हो सकते लोगों को जागरूक करें। बिल्कुल। अच्छा, एआई ट्रेंड की हम बात कर रहे थे या गिबली की हम लोग बात करें, तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमारे कि हम अपनी फोटोज़ को हम अपलोड कर देते हैं कुछ चंद ट्रेंड्स के लिए। अब वो फोटोज़ का इस्तेमाल कहाँ Morph कहाँ images कैसे, भी उन- बेसिकली उनका जो इस्तेमाल होता है मॉर्फ इमेजेस बनाने के लिए और आप ही को ट्रैप करने के लिए किया जा सकता है, और जो किया जा रहा है। तो कभी भी ऐसे किसी ट्रेंड में फंस के अपनी पर्सनल फोटोज़ तो कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि इंटरनेट पे कुछ भी आप डालते हो इंटरनेट पे कभी डिलीट नहीं होता है, बिकॉज इंटरनेट नेवर फॉरगेट। एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, इंटरनेट कभी नहीं बोलते। इवन अगर आपको लगता है आपने व्हाट्सएप से वन टाइम डिलीट कर दिया, स्नैपचैट से आपने डिलीट कर दिया, वो कहीं नहीं गया, वो आपके फ़ोन में इंटरनेट पे हमेशा मौजूद रहेगा। तो फिर उसी मुद्दे पे आते हैं जो जेनजीज और सोशल मीडिया वाली हमने शुरुआत की थी ना, क्योंकि काफ़ी कुछ उन्हें फीड भी किया गया आंदोलन के दौरान, और कहीं ना कहीं से चीज़ें घूम के आई, तो उनका जो मेंटल लेवल था वो और हाई किया गया, और उसके लिए उन्हें फंडिंग भी हुई है कहीं ना कहीं से। तो ऐसी चीज़ों से वो कैसे बच सकते हैं? सोशल मीडिया कैसे एक अच्छी भूमिका, उन्हें पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए एक अच्छी भूमिका निभा सकता है? देखिए, किसी भी देश की सरकार को गिराने के लिए किसी एक सोर्स की ज़रूरत, आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वहाँ पे अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं या फिर सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, तो सोशल मीडिया में सबसे पहले तो ये है कि अगर नेपाल में बैन हुआ था सोशल मीडिया, तो वहाँ पे सोशल मीडिया के अलावा भी यार कई तरह की ऐसी साइट्स, ऐसा इंटरनेट मौजूद होगा जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। ऐसे एक बहुत पॉपुलर मीडियम का हम लोग जानते हैं, वो उसका नाम है डार्क वेब। अब डार्क वेब का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक पूरी कंट्री की आप सोच रहे हो सरकार गिर गई, उसके पीछे कितना बड़ा एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ होगा उसके पीछे, राइट। तो डार्क वेब बेसिकली एक ऐसी दुनिया है इंटरनेट की जो आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगी कि डार्क वेब क्या होती है। तो जिनको नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ, डार्क वेब एक ऐसी सरफेस है पूरे इंटरनेट की जहाँ पे हर तरह के इलीगल क्राइम्स, चाहे वो ड्रग्स को बेचना हो, चाहे वो कोकेन बेचना हो, हथियार की सप्लाई करना हो, फेक पासवर्ड हो, किसी का मर्डर हो, ऐसे हीनियस क्राइम्स जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, इस तरह के क्राइम्स वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के चैट फोरम्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बेसिकली ऐसे दंगों को करवाने के लिए, प्रोटेस्ट करवाने के लिए और सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आंदोलन नेपाल में हुआ, उसके बाद जेनजीज और सोशल मीडिया, इस पे भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि दुष्प्रभाव में हर कोई बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन जो उसकी अच्छी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें होती हैं, वो बतानी या सिखानी पड़ती है। तो और बाकी उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, तो हमारी पहाड़ की जो नौनियाँ हैं, बेटियाँ हैं, महिलाएं, उनके लिए भी एक मैसेज दे दीजिए राहुल जी। देखिए, जितने भी पहाड़ के लोग हैं हमारे पास, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अब पहाड़ों में अभी तक इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैं अल्मोड़ा में भी काम कर चुका हूँ काफ़ी टाइम। तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ की जो स्पेशली जो लड़कियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। दिल्ली मुंबई की लड़कियाँ जो हैं, उनके सोशल मीडिया देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि बेचारे पहाड़ में रहते हैं, इतना उनको कुछ पता नहीं होता टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या इसका दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसके बारे में। तो मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि किसी दूसरे को देख के आप इतना जल्दी इन्फ्लुएंस ना होइए। पहले जांचें परखें उस चीज़ को कि आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया, उसमें क्या अपलोड कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर हो सकता है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जितना भी आपके ऐसे पॉडकास्ट आपको इंटरनेट पे देखने को मिले, ज़रूर देखें। मैम के चैनल को फॉलो करें, जो कि टाइम पे इस तरह की चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम अपनी पहाड़ की नौनियों से, बेटियों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्राइम है या लड़कियों के साथ और कोई हरकत है, ये सब है, ये गलत तरीके के लोग घुसपैठ बना के ये सब कर रहे हैं। तो जहाँ तक है आप लोग यूज़ करें, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। उन ऐसे लोगों से बातचीत या ऐसे लोगों से का किसी भी तरह का इंटरेक्शन जो है उसको अवॉइड करें। और कभी आपके संग ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो आप वापस मैं बताना चाहूँगा, cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। इनकेस कभी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हो जाए, पैसों का कुछ घपला आपके साथ हो जाता है ऑनलाइन माध्यम में, तो 1930 पे कॉल करके यहाँ पे अपना जो केस है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। धन्यवाद। और जिसमें कि पहचान आपकी गुप्त रखी जाएगी, है ना।
तो ठीक है राहुल जी, आज आप यहाँ पे आए, आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। आज दरअसल हमारी लाइट चली गई तो हमें ऐसे माहौल में बाकी का शूट निपटाना पड़ा, क्योंकि राहुल जी को भी थोड़ी जल्दी है, जाना है कहीं। लेकिन अगली बार आके पूरा फ़ोन दिखा के, हैकिंग और वो चीज़ें दिखा के, कुछ हम चाहेंगे लाइव सेशन, चाहे हम उसके बारे में पहले बता देंगे, कुछ लाइव सेशन आपके साथ रखा जाए। तो यहाँ आने के लिए, उत्तराखंड की नौनी के भेंट वार्ता में सुंदर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। दीदी भोली भैजी सोना।